हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जिसमें द गुड्स आर कंसाइन बाय द कंसाइनर एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इफ द गुड्स आर कंसाइन एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी गुड्स जो भेजे गए वो कॉस्ट पे नहीं भेजे गए, गुड्स जो भेजे गए वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेजे गए। यस, इससे होगा क्या? इंपॉर्टेंट ये है कि सर इससे होगा क्या। गुड्स जो भेजे गए, एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस, एम आई विजिबल नाउ? लाइव वालों के लिए एम आई विजिबल? जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि वी आर गोइंग टू सेंड द गुड्स एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बट ऐसा क्यों ये समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जैसा एग्जांपल के तौर पे, हम हमारा जो डे वन का एग्जांपल था मैं वापस ले रहा हूँ। ये कृष्णा है ना? ये कृष्णा है, ये शंकर है। इसमें कृष्णा वॉज कंसाइनर और शंकर वॉज कंसाइनी। कृष्णा ने शंकर को गुड्स भेजे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट सो दैट ही कैन सेल द गुड्स इन द मार्केट, हु? शंकर। गोंदिया मार्केट टैप करने के लिए नागपुर से शंकर को माल भेजा गया, अब होगा क्या इस सब वाक्या में, इस सब एग्जाम्पल में, इस सब चीज़ों में होना क्या है? मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर 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 ये गुड्स, दो ऑप्शन रहेंगे ना, या तो गुड्स कॉस्ट पे भेज दिए जाए, या तो गुड्स प्रॉफिट पे भेज दिए जाए। प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस पे भेज दिए जाए। सेलिंग प्राइस को कई लोग इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को आप चाहे तो क्या बोल सकते हो? इनवॉइस प्राइस। या तो गुड्स कॉस्ट पे भेज दिए जाए, या तो गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेज दिए जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज 100, द कॉस्ट ऑफ द गुड पर गुड इज 100, एंड द इनवॉइस प्राइस जो बेचा जा रहा है वो 150 रुपये में बेचा जा रहा है। जो हम बेच रहे हैं वो कितने रुपए में बेच रहे हैं? 150 रुपये में। तो हाउ मच प्रॉफिट आर वी अर्निंग? अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? there is a profit of 50 rupees which we are earning. There's a profit of 50 rupees per goods which we are earning. हाँ या ना? Yes or no? अब मेरे को एक चीज बताओ, जब गुड्स हमने कॉस्ट पे भेजे, तो क्या ये कॉस्ट शंकर को पता चल जाएंगी क्या? जब गुड्स हमने कॉस्ट पे बेचे तो क्या ये कॉस्ट शंकर को पता चल जाएंगी क्या? हाँ या ना? शंकर को कॉस्ट पता चल जाएंगी ना, क्योंकि गुड्स सेंड ऑन, हम कॉस्ट पे लिखते थे। हमने जितने भी गुड्स भेजे हमने सब कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, जितने भी गुड्स हमने भेजे वो सब कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। देख लो, ये यहाँ पर हमने जब गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है तो कॉस्ट पे भेजा, ये कॉस्ट पे भेजा। शंकर को पता रहता है ना उसके पास कितने का माल आया हुआ है, शंकर को पता रहता है कितने का माल आया हुआ है, क्योंकि उसको उतना हिसाब लेकर उसको बताया जाता है कि इतने का माल तेरे को भेज रहे हैं, उस हिसाब से तो उतने का बिल, उतने का पेमेंट या कुछ उस तरीके का सेटलमेंट कर दे। तो कॉस्ट शंकर को पता चल जाती है, उसको पता रहता है कि हमको कितना प्रॉफिट जोड़कर सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। और शंकर को मान लो हम 5% कमीशन दे रहे, शंकर को हम 5% कमीशन दे रहे। कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट? दे 150 का 5% निकालो, कितना होता है? 150 का 5% निकालो, कितना होता है? 150 का 5% निकालिएगा, कितना होता है? 7.5 रुपये। 150 का 5% यानी 7.5 रुपये। हम कमा रहे प्रॉफिट 150, हम कमा रहे प्रॉफिट 50, जिसमें से 7.5 रुपये का कमीशन दे दिया, और 47, जो 42.5 का प्रॉफिट है, 42.5 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किसने उठा लिया? कृष्णा ने। अब आप बोलोगे सर इसमें कुछ खर्चे भी होंगे। अरे खर्चे कितने होंगे? फ्रेट होगा, इंश्योरेंस होगा, ये गोडाउन का रेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो खर्चे कितने? बहुत ज़्यादा पकड़ा भी तो आपके खर्चे 30 रुपए के ऊपर नहीं जाने वाले। 30 रुपए पर गुड्स, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये खर्चे भी कम हो जाएंगे पर यूनिट। तो भी
₹12.5 का प्रॉफिट कौन कमा रहा है? ₹12.5 का प्रॉफिट कौन कमा रहा है? कंसाइनर। टेक्निकली ये गुड्स बेचने में ज्यादा मेहनत किसकी लगने वाली है? ये गुड्स भेजने में ज्यादा मेहनत किसकी लगने वाली है? कृष्णा की या शंकर की? ये गुड्स बेचने में ज्यादा मेहनत किसकी लगेगी? कृष्णा की या शंकर की? जवाब दो। शंकर की मेहनत ज्यादा है, उसको मार्केट में जाना है, उसको माल बेचना है, पैसा कलेक्ट करके ला। इसने क्या किया? कृष्णा ने तो सिर्फ गुड भेज दिए। तो धीरे धीरे ना शंकर को ये लगने लगता है यार मैं कमीशन के लिए क्यों काम कर रहा हूँ, मैं कमीशन के लिए क्यों काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट ज्यादा है। अगर वो 12.5 को टारगेट करते हुए काम करेगा तो वो तो खुद ही काम कर रहा है, 7.5% का कमीशन भी बचा लेगा, तो कम से कम 20 रुपए कमा सकता है वो। जहां वो एक ट्रांजैक्शन पे 7.5 रुपए कमा रहा है, एक गुड्स पे वो 7.5 रुपए कमा रहा है, वो 20 रुपए कमा सकता है। तो कृष्णा तो बेवकूफ बन गया इस सब में, बना बनाया धंधे सिखा दिया उसने शंकर को कि धंधा कैसे करते हैं। और अब शंकर क्या बोलेगा, यार सर मैं आपके लिए काम क्यों कर रहा, मैं आपके लिए काम क्यों कर रहा, मैं मेरा खुद का काम चालू कर लेता। अरे कृष्णा जो माल भेज रहा है, कृष्णा जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, क्या शंकर को कोई गुड्स डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकता क्या कॉस्ट पे? क्या शंकर अगर मार्केट में जाएगा, 10 लोग रहते हैं सेम गुड्स बेचने वाले, तो क्या शंकर किसी और से वो गुड्स नहीं खरीद पाएगा क्या? क्या शंकर वो गुड्स किसी और से खरीद पाएगा, हाँ या ना? शंकर तो यही बोलेगा ना, मैं क्यों कर रहा हूँ उसके लिए काम, मैं वो काम उसके लिए क्यों कर रहा हूँ, जब मैं खुद मार्केट से जाकर वो माल खरीद कर ला सकता हूँ, जब मैं खुद मार्केट से जाकर वो माल खरीद कर लाकर बेच सकता हूँ। और मैं 20 रुपए कमाऊंगा, मैं अभी 7.5 रुपए कमा रहा हूँ, अगर मैं खुद माल खरीद कर लेके आऊंगा तो मैं 20 रुपए कमाऊंगा। तो शंकर के दिल में शक पैदा होता है, शंकर के दिल में लगता है मैं क्यों किसी की मजदूरी कर रहा हूँ। He start getting it from some another supplier at a lower price and earn more profits. तो इससे इस सब वाक्याय में बेवकूफ कृष्णा बन जाता है। तो भाई क्या हुआ, उसका धंधा गया। जहां वो सोच रहा था नए मार्केट में टैप करूंगा, मार्केट में टैप करना छोड़ो, हमने खुद ने कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया रहेगा, हमने खुद ने कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया रहेगा। तो ये ना हो, ये ना हो। और एक और कारण, ये ना हो, एक कारण और है, मैं बताता हूँ क्या। ये ना हो तो हम गुड्स कॉस्ट पे ना सप्लाई करते वक्त वी आर गोइंग टू सेंड द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, वी आर गोइंग टू सेंड द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। मैं शंकर को दूंगा, मैं बोलूंगा ये 150 रुपए का माल है, 150 रुपए में बेचना है। कॉस्ट वॉश से शंकर को क्या लेना देना है? मेरे को बताओ, कॉस्ट वॉश से कंसाइनी को क्या लेना देना है? क्या ये कंसाइनी की कॉस्ट कंसाइनी अपने बुक्स में कहीं रिकॉर्ड करता क्या? कंसाइनी कॉस्ट अपने बुक्स में कहीं रिकॉर्ड करता क्या? मेरे को एक सिंपल सवाल का जवाब दो। यहाँ पे जो है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 30,000 है, क्या ये 30,000 की कॉस्ट कंसाइनी ने अपने बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड की रहती है क्या? उसको कॉस्ट से मतलब है कि उसको सेल वैल्यू से मतलब है? उसको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, कंसाइनी को कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो मैं उसको अननेसेसरी कॉस्ट क्यों बताऊं, मैं उसको अननेसेसरी कॉस्ट क्यों बताऊं? अच्छा, आप बोल रहे होंगे सर आप अपने बुक्स में रख लो, कंसाइनी को मत भेजो। बट बात समझो बेटा, बात समझो बेटा, जब मैं कंसाइनी को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट दूंगा या कंसाइनी को कंसाइनमेंट में कितने खर्चे हुए वो जानना है, तो हम ये कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी को भेजते हैं, ये कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि ये उसका हक है, उसका हक है जानने का कि कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हुआ। कि भाई आप बोल रहे हो कि हमारा आपने खर्चा पे किया, आपने कमीशन पे किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी डिमांड कर सकता है। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी डिमांड करेगा तो आपको नहीं लगता वहाँ उसको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा, वहाँ उसको समझ में आ जाएगा कि आप इतना ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हो, आप इतना ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हो। जब कंसाइनी आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट डिमांड आपको देना होता है, आपको देना होता है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, एक तरीके से मैं उसको कॉस्ट बता के मैं मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मैं मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द गुड्स एट कॉस्ट, goods sent on consignment, especially which goods sent on consignment, we are not going to record that at cost, हम इसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एट इनवॉइस प्राइस। हम इसको कॉस्ट पे ना रिकॉर्ड करते वक्त कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड कर देंगे? इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे ना रिकॉर्ड करते वक्त कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड कर देंगे? इनवॉइस प्राइस। व्हाट विल हैपन इफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस? व्हाट विल हैपन इफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस? हम कॉस्ट पे ना लिखते वक्त अब हम उसको काय पे लिख देंगे? इनवॉइस प्राइस पे। ये समझा के यहाँ तक? ये समझा के यहाँ तक? यस और नो? अब इनवॉइस प्राइस पे लिख देंगे तो कुछ इश्यूज भी क्रिएट होंगे, इनवॉइस प्राइस पे लिख देंगे तो कुछ इश्यूज भी क्रिएट होंगे। मेरे को एक चीज बताओ, मैं अगर इनवॉइस प्राइस पे लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं मान रहा हूँ ना कि मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर मैंने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे लिख दिया, इनवॉइस प्राइस पे भेज दिया, तो मैंने ये मान लिया ना मेरा प्रॉफिट हो गया।
ये वाला एग्जाम्पल अगर याद होगा तो मेरे को एक चीज बताओ, प्रॉफिट कब होगा? जब गुड्स सेंड किया जाएगा तब प्रॉफिट होगा, या जब गुड्स सेल किए जाएंगे तब प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब गुड्स भेजे जाएंगे तब, या जब बेचे जाएंगे तब? प्रॉफिट कब होगा? जब गुड्स बेचे जाएंगे। प्रॉफिट कब होगा? जब गुड्स बेचे जाएंगे। आपको नहीं लगता आपने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ही अगर इनवॉइस प्राइस पे लिख दिया तो वो थोड़ा सा आपने प्रॉफिट ओवरस्टेट कर दिया, आपने प्रॉफिट ज्यादा लिख दिया, जबकि वो अकाउंटिंग हमको अलाउ नहीं करता। ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अलाउड, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अलाउड। प्रूडेंस प्रिंसिपल अलाउज यू टू बुक लॉसेज एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट प्रॉफिट्स। प्रूडेंस प्रिंसिपल अलाउ यू टू बुक एक्सपेंसेस और लॉसेज एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट प्रॉफिट। तो आप ऐसा कर रहे हो तो एक तरीके से आप गलत कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उसको कॉस्ट नहीं बताना चाहते, आप कंसाइनी को कॉस्ट नहीं बताना चाहते। ठीक है, आप ऐसा कर लो। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट भेजना है ना, देखो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट भेजना है। एक एग्जांपल, ये एंट्रीज पे आ जाओ, मेरे को बताओ, मेरे को उसको कंसाइनमेंट अकाउंट भेजना है, ठीक है, मैं उसको कंसाइनमेंट अकाउंट भेजना चाहता हूँ, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब हमने उसको कंसाइनमेंट अकाउंट भेज दिया, हमने उसको कंसाइनमेंट भेज दिया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे कॉस्ट थी हमारे गुड्स की, हमारे गुड्स की कॉस्ट जो थी वो 100 थी, हमारा इनवॉइस प्राइस जो था वो 150 था। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्या एंट्री होंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। इफ आई गो विथ इनवॉइस प्राइस मेथड, इफ आई गो विथ एक तो था कि हम कॉस्ट पे भेज दे, ये हम पढ़ चुके, कॉस्ट पे भेज दे, ये तो था हमारे बुक्स में कि हम गुड्स कॉस्ट पे भेज दे। दूसरा क्या है? वी कैन सेंड इट एट इनवॉइस प्राइस, वी कैन सेंड इट एट इनवॉइस प्राइस। अगर मैं इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा हूँ तो मैंने उसको 150 रुपये में गुड्स भेजे, मैंने उसको 150 रुपये में गुड्स भेजे, हाँ या ना? मैंने उसको गुड्स कितने रुपए में भेज दिए? 150 रुपये में। आपको नहीं लगता हमने 50 रुपये से प्रॉफिट ओवरस्टेट कर दिया? हमने 50 रुपये से प्रॉफिट ओवरस्टेट कर दिया, यस और नो? हाँ या ना? क्या हमने 50 रुपये से प्रॉफिट ज्यादा बुक कर दिया? क्या हमने 50 रुपये से प्रॉफिट ज्यादा बुक कर दिया? तो अगर हमने 50 रुपये से प्रॉफिट ज्यादा बुक कर दिया, अगर हमने 50 रुपये से प्रॉफिट ज्यादा बुक कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि भाई एक काम कर, 50 रुपये का प्रॉफिट रिवर्स कर दे, 50 रुपये का प्रॉफिट रिवर्स कर दे। क्योंकि जो 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 मैं मेमो बनाकर भेज रहा हूँ उसको, जो मैं मेमो बनाकर भेज रहा हूँ, मेमो पे लिखा रहेगा कॉस्ट, मैं कॉस्ट की जगह उस पर सेलिंग प्राइस लिखना चाह रहा था, यानी इनवॉइस प्राइस लिखना चाह रहा था, तो मैंने इनवॉइस प्राइस लिखकर भेज दिया। तो आपने 50 रुपये से प्रॉफिट ज्यादा कर लिया, तो हम क्या करते हैं? तुरंत तुरंत एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज स्टॉक रिजर्व या लोडिंग। इसको स्टॉक रिजर्व भी बोला जाता है, कई लोग इसको लोडिंग भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट लोडिंग बोलती है, मैं कई बार इसको स्टॉक रिजर्व बोलता हूँ, चलो लोडिंग ही बोलते हैं, इंस्टीट्यूट लोडिंग बोल रही ना। इस पे क्या करो? लोडिंग चार्ज कर दो। क्या चार्ज कर दो उस पर? लोडिंग। क्या चार्ज कर दो उस पर? लोडिंग। किस पे? जो माल आपने भेजा है उस पर लोडिंग चार्ज कर दो। मतलब आपने 50 रुपये से प्रॉफिट ज्यादा बुक किया, 50 रुपये से प्रॉफिट ज्यादा बुक किया, ये हमारी गलती है। गलती को सुधारना है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री। मेरे को बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स 50 रुपये ज्यादा है, अगर मैं सुधारूंगा तो एंट्री क्या होंगी? वो गलती को मैं सुधारूंगा तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। वो गलती को अगर हम सुधारेंगे तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। 50 रुपये से जो प्रॉफिट हमने ज्यादा बुक करके रखा है, उस गलती को सुधारेंगे तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और ये पास कब होगी? ये पास कब होगी? व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट तब रिकॉर्ड करेंगे हम, कि व्हेन इट इज रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस तब रिकॉर्ड करेंगे हम? रिकॉर्ड कब होने वाली है? जब ये कॉस्ट पे है तब रिकॉर्ड होंगी, कि जब वो इनवॉइस प्राइस पे है तब रिकॉर्ड होंगी? जब वो इनवॉइस प्राइस पे। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। जब इनवॉइस प्राइस पे तभी रिवर्स करना है आपको, जब इनवॉइस प्राइस पे तभी आपको रिवर्स करना है। समझा यहाँ तक? और ये कब होती है? ये कब होती है? ये रिवर्सल एंड एवरीथिंग ये कब पास किया जाता है? ईयर एंड पे। ये रिवर्सल वगैरह ये सब कब पास किया जाता है? ईयर एंड पे, जब वो कंसाइनमेंट सेटल हो गया। क्योंकि अगर आपने पहले पास कर लिया, आपने पहले पास कर लिया, तो आप अगर उस साल के दौरान अगर कंसाइनी ने आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा, तो क्या उसको प्रॉफिट आप प्रॉफिट लिख रहे हो ना एक तरीके से, आप प्रॉफिट रिवर्स कर रहे हो, तो आपने प्रॉफिट दिखा देना है उसको। तो ये सब ईयर एंड पे हम रिवर्स करते हैं, ये सब ईयर एंड पे रिवर्स करते हैं। बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम साथ साथ में करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ईयर एंड पे किया जाता है, बट अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त साथ में करें, बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, दैट टू ए डिफरेंट थिंग। बट इससे क्या होगा कि भाई साल भर हमारा जो रिकॉर्डिंग रहेगा वो इनवॉइस प्राइस पर रहेगा, ईयर एंड पे प्रॉफिट हमको निकालना है ना, जब हमको प्रॉफिट निकालना है तब हम प्रॉफिट अलग से बुक करते हैं, ये अलग से प्रॉफिट बुक करके हम प्रॉफिट
निकालते, मतलब जो ज़्यादा जो गलती हमने कर रखी थी, इनवॉइस प्राइस पे बुक रखा था, क्योंकि परचेजेस शुड नॉट बी एट इनवॉइस प्राइस, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट इज नथिंग बट इन अनदर वर्ड इज परचेज फॉर कंसाइनमेंट, इट शुड बी एट कॉस्ट। अगर वो इनवॉइस प्राइस पे है, अगर वो इनवॉइस प्राइस पे है तो उसको कॉस्ट पे लाना है, और कॉस्ट पे लाने की ये एंट्री है, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? आगे बढ़ूँ यहाँ से? तो अब मैं कंसाइनी को कॉस्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं कंसाइनी से कॉस्ट छुपा ले रहा हूँ, मैं कंसाइनी को कॉस्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं कंसाइनी से कॉस्ट छुपा ले रहा हूँ। एक चीज़ और, एक चीज़ और, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, गुड्स अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, गुड्स अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दी, कस्टमर ने कंसाइनी ने वापस कर दिए, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हमने गुड्स कंसाइनी को भेजे थे वो इनवॉइस प्राइस पे थे? जब हमने गुड्स कंसाइनी को भेजे थे वो इनवॉइस प्राइस पे थे? अब जब वो वापस भी देगा तो वो कॉस्ट पे देगा या इनवॉइस प्राइस पे देगा? जब कस्टमर को गुड्स हमने भेजे थे वो इनवॉइस प्राइस पे थे, जब वो वापस भी करेगा तो क्या लगता है, कॉस्ट पे वापस करेगा या इनवॉइस प्राइस पे वापस करेगा? देखो, एक ऑप्शन रहता है कि मैंने उसको 100 का माल भेजा, दैट इज कॉस्ट, कि भाई हमने 100 का माल भेजा, उसने 100 का माल वापस कर दिया, ठीक है। या दूसरा होता है कि मैंने उसको इनवॉइस प्राइस पे भेजा, अगर आप मैंने उसको इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो विल बी रिटर्निंग एट इनवॉइस प्राइस, वो तो 150 रुपये का माल वापस भेजेगा। अगेन, आपको नहीं लगता गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न एट इनवॉइस प्राइस, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न एट इनवॉइस प्राइस, यहाँ भी हमको स्टॉक रिजर्व रिवर्स करना पड़ेगा। गुड सेंड, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या है, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, उसने वापस भेजने की एंट्री है, गुड्स आए कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब इसके अंदर में एक प्रॉफिट बुक करना है, इसके अंदर में प्रॉफिट को हटाना है, प्रॉफिट का एलिमेंट हटाना है, क्या एंट्री होगी बताओ तो? आपने 150 रुपये पे लिख दिया जबकि लिखना चाहिए था 100 पे, रिवर्स करेंगे, एंट्री क्या होंगी बताओ तो? रिवर्स करेंगे, एंट्री क्या होंगी बताओ तो? डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी, स्टॉक रिजर्व बोलो या लोडिंग बोल लो, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, क्या होंगी लोडिंग की एंट्री, जवाब दो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अगेन, ये एंट्री की ज़रूरत कब है, जब हमने माल इनवॉइस प्राइस पे भेजा, अगर माल कॉस्ट पे है तो क्या ये एंट्री की ज़रूरत है क्या? माल यदि कॉस्ट पे भेजा तो क्या ये एंट्री की ज़रूरत है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। जब माल अगर हमने कॉस्ट पे भेजा है तो ये एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, माल अगर हमने कॉस्ट पे भेजा है तो ये एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ओ जी, यस और नो? अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन काय पे किया जाना चाहिए, कॉस्ट पे या इनवॉइस प्राइस पे? करना काय पे चाहिए वो बताओ, हुआ काय पे वो मत बताना। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये सुना है क्या, ये पढ़ा है क्या कहीं तो भी? क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। बट हम हमारी अकाउंटिंग अभी कॉस्ट पे कर रहे हैं कि इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं? अभी हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कॉस्ट पे कर रहे हैं या इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं, जवाब दो। हम हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं या इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं? अब वी आर अकाउंटिंग इट एट इनवॉइस प्राइस, तो आपको नहीं लगता क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन होना चाहिए था कॉस्ट पे? कॉस्ट पे होना चाहिए था, मतलब 100 पे होना चाहिए था, बट हम हमारी अकाउंटिंग इसलिए इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं ताकि हम उसको प्रॉफिट ना बताए, तो ये आपको नहीं लगता ये भी 150 रुपये पे बुक हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक भी 150 रुपये पे बुक हो जाएगा, जो कि गलत है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 150 रुपये से ज़्यादा आया उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो 50 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आया, आपको नहीं लगता उसके ऊपर में स्टॉक रिजर्व रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। तो क्लोजिंग स्टॉक पे भी हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे, मेरे को एंट्री बता दो, रिवर्स करेंगे मेरे को एंट्री बता दो।
कम ऑन हरी अप, एंट्री बता दो क्या होंगी एंट्री। रिवर्स है ना, वही है ऊपर में जो लिखा हुआ है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जिसको दूसरे शब्दों में स्टॉक रिजर्व भी बोला जाता है। आप चाहो तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख सकते हो, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सेम जैसा वहाँ लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, या इसकी जगह पे स्टॉक रिजर्व भी लिखते कई लोग। मैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख रहा हूँ, चलेगा। टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना हो जाना है इसने, कॉस्ट ज़ीरो। और जब कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ तो ये एंट्री की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये एंट्री की ज़रूरत तभी चाहिए जब आपने इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया। ये एंट्री की ज़रूरत तभी चाहिए जब आपने इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया। जमता है यहाँ तक, जमता है यहाँ तक, हाँ या ना। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस बेटा, एबनॉर्मल लॉस इज, ध्यान देना, ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट, चाहे फिर वो कॉस्ट प्राइस पे हो, इनवॉइस प्राइस पे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में इंश्योरेंस सेटल होना है। एबनॉर्मल लॉस में इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या मायने रखता है, आपकी इनवॉइस प्राइस या आपकी कॉस्ट प्राइस। इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या मायने रखता है, आपकी इनवॉइस प्राइस या आपकी कॉस्ट प्राइस, जवाब दो। आपकी कॉस्ट प्राइस। तो एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। आप ये कर सकते हो कि एबनॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस पे रखो और उसको रिवर्स कर लो, इनवॉइस प्राइस पे रखो बट उसको रिवर्स कर लो, बट ओवर द पीरियड दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। तो हम एक रूल बना लेंगे कि एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। तो याद रखना, जब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करोगे वो निकलेगा इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि आप वैल्यूएशन में इनवॉइस प्राइस लेने वाले हो। उसमें से प्रॉफिट का एलिमेंट हटा के, प्रॉफिट का एलिमेंट हटा के आपको इनवॉइस प्राइस पे लाना होगा। आपको इनवॉइस प्राइस से काय पे लाना होगा, कॉस्ट पे। ये ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तब आपको एक बार और याद दिला दूंगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। नाउ हेल्प मी विद दैट, व्हाट विल हैपन विद द सेलिंग सेल। क्या लगता है आपको, गुड सेल काय पे रहना चाहिए, कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस। गुड्स सेल काय पे रहना चाहिए, गुड्स एक जगह और आता है ना सेल्स में, बाकी जगह तो सब एक्सपेंसेस है। गुड्स काय पे रहना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, या कॉस्ट प्राइस और इनवर्स प्राइस। क्या लगता है, गुड्स शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। इट शुड बी ऑलवेज एट सेलिंग प्राइस। अगर मैं उसको बोलूँ तो चलेगा क्या, इट शुड ऑलवेज बी एट सेलिंग प्राइस, चाहे फिर वो नॉर्मल कॉस्ट वाला केस हो या फिर वो नॉर्मल इनवॉइस प्राइस वाला केस हो, इट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस। मैंने इनवॉइस प्राइस नहीं बोला, मैंने जानबूझ के इनवॉइस प्राइस नहीं बोला। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइजेस जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक कॉस्ट है, एक इनवॉइस प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। से एग्जांपल के तौर पे हमारे एग्जांपल में कॉस्ट था 100, इनवॉइस प्राइस था 150। जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, मैंने उसको बोला है कि तेरे को 150 में बेचना है, जरूरी है क्या कंसाइनी 150 में बेचे। उसको लगा कि एक हाथ कस्टमर 160 रुपए दे सकता है, तो उसको अगर उसने 160 रुपए में बेच दिया तो क्या गलत है। उसको उसने अगर 160 रुपए में बेच दिया तो क्या गलत, हमको कोई आपत्ति है कि ज्यादा में बेचे, तो हमको कोई आपत्ति है तो ज्यादा में बेचे तो क्या जरूरी है क्या कि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम रहे। जरूरी नहीं है कि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम रहे। अच्छा, हो सकता है किसी ने बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर दिया होगा, उसने हमसे बात किया होगा और हमने बोला होगा यार एक काम कर उसको 145 रुपए में बेच दे, तो उसने तो इनवॉइस प्राइस से कम प्राइस में भी बेचा। इट हिल हैव टू आस्क फॉर आ परमिशन, उसको हमारी इजाजत मांगनी पड़ेगी। तो हमने उसको 145 में बेचने का परमिशन दे दिया, तो क्या इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस सेम रहा क्या। तो इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर नॉट सेम थिंग, इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर नॉट सेम थिंग। तो मैंने सेल्स में इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा, मैंने सेल्स में सेलिंग प्राइस लिखा कि भाई कितने इसमें बेचा तूने, कितने वैल्यू पे बेचा, कितने वैल्यू पे बेचा, उसके ऊपर में हमने ये वैल्यूएशन करना है, उसके ऊपर में हमने ये वैल्यूएशन करना है। क्लियर है यहाँ तक। और जी हाँ या ना, सेल्स में लोडिंग रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सेल्स में लोडिंग मतलब दैट प्रॉफिट, दैट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, वो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस, इन सब को कॉस्ट पे होना चाहिए। अगर आपने इस सब को इनवॉइस प्राइस पे लिखा है तो इन सब पे लोडिंग रिवर्स करने की जरूरत है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ
सिंपल भाषा में मैं अगर बोलूँ तो सेल्स के अलावा बाकी सब जगह जो प्राइजेस है, सेल्स के अलावा बाकी गुड्स की जहां भी प्राइजेस है उस सब पे लोडिंग रिवर्स होती है, सेल्स के अलावा, क्योंकि सेल हैज टू बी एट सेलिंग प्राइस, अदर थिंग्स हैज टू बी एट कॉस्ट। लॉस भी कॉस्ट पे होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे होना चाहिए, और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट भी कॉस्ट पे होना चाहिए, गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी भी कॉस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि वो परचेज रिटर्न है एक तरीके से हमारे लिए या कंसाइनमेंट के लिए, दैट्स परचेज रिटर्न। तो परचेज कॉस्ट पे है तो इसका रिटर्न भी कॉस्ट पे होना चाहिए, यानी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अगर कॉस्ट पे है तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न भी कॉस्ट पे होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया, आई होप ये समझ में आया, यस और नो, हाँ या ना, पक्का श्योर? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स पूछ सकते हैं आप, नहीं तो अब ये नए तरीके से, नए नजरिए से इनवॉइस प्राइस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, दैट्स फाइनल। नाउ दिस इज फाइनल एंट्रीज विच यू हैव टू लर्न, विच यू हैव टू कीप इन माइंड to record the transaction. रेड कलर से जो हाईलाइटेड है, they are required only if the goods are consigned at invoice price. कम ऑन, 3 से लेके 6 तक के ट्रांजैक्शंस आपके सामने है, हो गया है? 7 से लेके 9 तक ट्रांजैक्शंस आपके सामने, 9 से लेके 11 तक ट्रांजैक्शंस आपके सामने, और 10 से लेके 12 तक के ट्रांजैक्शंस आपके सामने। I have tried to written down every possible scenarios which are possible in consignment in one go, so that जब भी आप रिवाइज करो आपको एक जगह पे सारी एंट्रीज मिल जाए, एक जगह पे सारी एंट्रीज मिल जाए। नाउ यू कैन राइट दैट एंट्रीज इन योर कॉपी या स्क्रीनशॉट से, अगर आप कंफर्टेबल रहते हो पढ़ने के लिए तो वो भी काफ़ी है। क्वेश्चन सॉल्व करें इसकी मदद से अब। शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन? हाँ या ना, करेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करे फटाफट में। देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। समीर लिमिटेड, समीर लिमिटेड फॉरवर्डेड ऑन 1st December 2014 50 प्रेशर कुकर टू दीपक ऑफ नागपुर। समीर कहीं और के रहने वाले, उन्होंने दीपक एंड नागपुर को कंसाइन किया टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ समीर लिमिटेड। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर, भेजने वाले को तो कॉस्ट प्राइस पता होंगी ना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर इज 2400 एंड द इनवॉइस प्राइस इज 3200। मेरे को बताओ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, 2400 या 3200? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कम ऑन, राइट इट इन द चार्ट कॉलम। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट 2400 और 3200। क्या लगता है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? It will be recorded at invoice price. It will be recorded at invoice price. उन्होंने इनवॉइस प्राइस दिया है, उसी का मतलब वहीं से हिंट हो जाती है कि आपको कॉस्ट मेथड फॉलो नहीं करना है, आपको इनवॉइस प्राइस मेथड फॉलो करना है। आप नहीं चाहते कि कंसाइनी को सेलिंग प्राइस कॉस्ट पता चले, आप नहीं चाहते कि कंसाइनी को कॉस्ट पता चले, तो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट एट इनवॉइस प्राइस, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट एट इनवॉइस प्राइस। जमता है यहाँ तक? अच्छा, सिर्फ इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड कर देने से काम चलेगा? सिर्फ इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड कर देने से काम चलेगा कि उसके ऊपर का प्रॉफिट भी रिवर्स करना पड़ेगा? मतलब जैसा गुड्स भेजा तो एंट्री हो जाएंगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना लिख देंगे हम? 50 इंटू 3200, 50 इंटू 3200, ठीक है। और हम इसको 3200 पे ही रहने देंगे कि तुरंत एक एंट्री पास कर देंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट?
गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये कितना हो जाना है 10 रुपये। मेरे को बताओ दोनों में प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट 3,200 माइनस 2,400 इंटू 50, क्या आया ना। कायदे से ये ईयर एंड पे होना चाहिए, कायदे से ये कब होना चाहिए, ईयर एंड, बट हम अभी साथ में एक के नीचे एक लाइन से पास कर देंगे, चलेगा। हाँ या ना, पक्का, तुरंत कर देंगे हम, जर्नल एंट्रीज तुरंत पास कर देंगे ताकि भूले नहीं, एग्जाम के प्रेशर में गड़बड़ ना हो हमसे। पेपर में भी तुरंत पास कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। समीर लिमिटेड इनकर्ड 4,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस उसने इनकर्ड किया है। दीपक रिसीव द कंसाइनमेंट ऑफ 14th December 2014 एंड एक्सेप्टेड 3 months ड्राफ्ट अपॉन हिम बाय समीर लिमिटेड फॉर 80,000, 3 महीने का बिल रिसीवेबल बनेगा 80,000 पे। दीपक पेड 2,100 एज रेंट एंड 500 एज एन इंश्योरेंस एंड बाय 31st March 2015 हैज डिस्पोज्ड ऑफ 40 प्रेशर कुकर्स एट 3280, उसने 3,280 रुपये में बेचा। देखो 3,200 वॉज द इनवॉइस प्राइस बट उसने ज़्यादा पे बेचा। दीपक इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% पर एनम इंक्लूडिंग, हाँ यहाँ ध्यान देना, इंक्लूडिंग डेल क्रेडियर कमीशन एट 1%। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी 5%, ऑर्डिनरी कमीशन 4% है और डेल क्रेडियर 1% है, चलेगा। ऑर्डिनरी 5% और डेल क्रेडियर 1% है। दीपक सोल्ड 10 प्रेशर कुकर ऑन क्रेडिट एंड वॉज नॉट एबल टू रिकवर सेल प्रोसीड्स ऑन वन ऑफ द प्रेशर कुकर बिकमिंग इंसॉल्वेंट। अब मेरे को बताओ डेल क्रेडियर कमीशन पे कर दिया है तो बैड डेट्स कौन उठाएगा, डेल क्रेडियर कमीशन पे कर दिया है तो बैड डेट्स कौन उठाएगा, बैड डेट्स विल बी टेकन केयर बाय कंसाइनी, बैड डेट्स विल बी टेकन केयर बाय कंसाइनी, ठीक है। हाँ या ना, बैड डेट्स कौन टेकन केयर कर लेगा, बैड डेट्स विल बी टेकन केयर बाय कंसाइनी। आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक, पक्का श्योर। बढ़ू आगे यहाँ से। यहाँ पे कहीं भी एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन थोड़ा आसान है, रिटर्न्स भी दिया हुआ नहीं है। बट क्या क्लोजिंग स्टॉक बचेगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा क्या, हमने 50 कुकर भेजे, आगे वाले ने 40 बेच दिया, तो आपको नहीं लगता 10 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, तो 10 का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है, 10 का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है, और साथ साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड भी डिस्कस करनी, बट मैं एंट्री पास करते हुए करूंगा, चलेगा सभी को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्वेश्चन समझ में आया, एंट्री पास करे। चलिए आइए, मदद करिएगा, मेरी मदद करिएगा। विजिबल है कि जूम कर दूं, विजिबल है कि जूम कर दूं, विजिबल है, एवरीबडी कैन सी, एवरीबडी कैन सी। Samir Limited forwarded on 1st December 2014 50 pressure cooker to Deepak of Nagpur to be sold on behalf of Samir Limited। कितने कुकर्स भेजे उन्होंने, 50 प्रेशर कुकर भेजे, टू बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये नीचे दिया हुआ है 2,400 बट इनवॉइस प्राइस 3,200, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये एंट्री वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। एंट्री विल बी consignment account debit to goods sent on consignment and the value will be at invoice price, it will be at invoice price, मतलब 50 इंटू 3,200, 50 इंटू 3,200 मतलब ये इनवॉइस प्राइस पे रहेगा, ये काय पे रहने वाला है, इनवॉइस प्राइस पे बुक होगा, ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस पे बुक करेंगे हम, ये 2,400 पे बुक नहीं होगा, 3,200 पे बुक होगा, दैट इज एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज एट इनवॉइस प्राइस। समीर इनकर्ड, आगे क्या दिया हुआ है, समीर इनकर्ड ₹4,000 on freight and इंश्योरेंस। मेरे को बताओ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एंट्री क्या रहेंगी, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर एंट्री क्या रहेंगी, जवाब दो। डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000,
बट मेरे को एक चीज़ बताओ, डायरेक्ट ये एंट्री पे आना सही था कि पहले हमको स्टॉक रिजर्व रिवर्स करना चाहिए था? डायरेक्ट ये एंट्री पे आना सही था कि हमने पहले प्रॉफिट रिवर्स कर देना चाहिए था? क्या बोलते हो, ज़्यादा अच्छा क्या है, ज़्यादा सही क्या है? रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट विल बी अ बेटर थिंग ना, रिवर्सल ऑफ द प्रॉफिट विल बी, ये भूलते हम एग्जाम में। क्या हमारे को आदत रहती है एग्जाम में, घाई रहती, घाई मची रहती है, और पटापट करना, गड़बड़, पटापट करने के चक्कर में गड़बड़। तो बेटर क्या है, बेटर क्या है, बेटर क्या रहेगा इसके अंदर में? व्हाट विल बी अ बेटर ऑप्शन, व्हाट विल बी अ बेटर थिंग? दैट वी शुड रिवर्स इट, वी शुड रिवर्स इट एएसएपी, वी शुड रिवर्स इट एएसएपी, जल्द से जल्द रिवर्स कर दो। जल्दी से जल्दी क्या कर लो, रिवर्स कर लो, जल्दी से जल्दी क्या कर लो, रिवर्स कर लो। तो जल्दी से जल्दी रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे उसको, एक मिनट। बोलिएगा, जल्द से जल्द रिवर्स करने के लिए एंट्री क्या रहेंगी? जल्द से जल्द रिवर्स करने के लिए एंट्री क्या रहेंगी, जवाब दो। डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग के नाम से? मैं पूरा लिखता था, वो लोडिंग वर्ड दिखता नहीं था, इसलिए मैंने जीएससी लिखा है, चलेगा? गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देना लोडिंग टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो ऊपर एंट्री पास किया उसी को रिवर्स कर दो। बट इसका अमाउंट क्या रहेगा, इसका अमाउंट क्या रहेगा, जवाब दो। इसका अमाउंट क्या रहेगा, 3,200 कि 3,200 माइनस 2,400? 3,200 माइनस 2,400 इंटू 50, 3,200 माइनस 2,400 इंटू 50, मतलब टोटल हमने 1,20,000 का माल 1,60,000 में दिया है। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं सही हूँ या गलत हूँ? 1,20,000 का माल हमने 1,60,000 में दिया है, 40,000 का प्रॉफिट जोड़ के दिया है, तो सही है ना? तो हमने उसको 1,20,000 रिवील नहीं किया, हमने उसको 1,60,000 ही रिवील किया, हमने 1,60,000 ही रिवील। चलिए, बढ़ गया, जम गया, मजा आ गया, समझ गया कैसा करना होता है हमको भाई। इनवॉइस प्राइस तुरंत रिवर्स, इनवॉइस प्राइस तुरंत रिवर्स। अगला क्या है उसके बाद में? Deepak received the consignment on 14th December 2014 and accepted a 3-month draft drawn upon him by Samir Limited for 80,000. This is bill drawn and accepted. This is bill drawn and accepted. Bill drawn and accepted entry क्या रहेंगी? Bill drawn and accepted entry क्या रहेंगी, जवाब दो। बेटा फटाफट, फास्ट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एंट्री क्या रहेंगी? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड द एंट्री विल बी, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड द एंट्री विल बी, जो एंट्री हो जानी है आपकी, एंट्री हो जाएंगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक, 80,000 का बिल है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक, 80,000 का बिल है, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? दीपक पेड 2,100 फॉर रेंट एंड 500 एज एन इंश्योरेंस एंड बाय 31 मार्च 2000 वो डिस्पोज कर दिया। पहले तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी एंट्री क्या रहेंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दीपक। कितने खर्चे पे किए भाई साहब ने? 2,100 प्लस 500, मतलब 2,600 रुपये पे किए, 2,100 प्लस 500 यानी 2,600 रुपये पे किए, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब सेल कर दिया, अब कंसाइनी ने माल बेच दिया। अगर कंसाइनी ने माल बेच दिया तो नॉर्मल सेल की एंट्री, उसने क्या किया, 40 प्रेशर कुकर 3,280 रुपये में बेच दिया। अगेन दीपक विल बिकम रिसीवर और इनकम हो गई कंसाइनमेंट की। तो दीपक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बिंग गुड सोल्ड बाय कंसाइनी, कितने? 40 इंटू 3,280, 40 इंटू 3,280, हाँ या ना? ओ जी, यस और नो? हम यहाँ तक कर चुके हैं, हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं उसको। अब यहाँ से दीपक इज एंटाइटल, ये वाला अब इम्पोर्टेंट है, दीपक इज एंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑफ रुपीज 5% एंड 1%। दीपक इज एंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑफ रुपीज 5% एंड 1%। अब ज़रा ध्यान दो कैसे करेंगे। दीपक
निकालते क्या एक बार? वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई? दीपक का कमीशन एक बार निकालने का ट्राई करोगे? निकालने का ट्राई करोगे दीपक का कमीशन सभी लोग, है ना? निकालने का कोशिश करेंगे। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई? यस और नो चैट में लिखो फटाफट। निकालना चाहोगे? चलो करो एक बार ट्राई करो। आपको हिंट दे देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ। भाई टोटल कमीशन 5% है। 4% जो है, 4% वो ऑर्डिनरी कमीशन है और 1% डेल क्रेडियर कमीशन है। निकालो। और वैल्यूएशन जो है उसका ये है, देख लो, 6560। एक जवाब मेरे को मिला है 6560। 6560। और बोलिए। चलिए आइए मैं मदद करता हूँ आपकी। देखिए एक तरीका हो सकता है, कई बच्चों ने ऐसा किया होगा, भाई सेल सेल कितना हुआ है? 1,13,200। तो 1,00,000 नहीं, 13 नहीं, 31 है ना? 1,31,200 का 4%। करो, 1,31,200 का 4% कितना होता है? 1,31,200 का 4% निकालो कितना आता है? 1,31,200 का 4% आएगा कुछ 5,248। और डेल क्रेडियर कमीशन सर, इट इज परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट में माल बेचेगा उसका, उसने 10 इंच कुकर बेचे, तो 10 इंटू एक कुकर 3,280 में बेच रहा था, इतना क्रेडिट सेल हो गया। इसका 1% निकालो। इसका 1% कितना आएगा? मेरे ख्याल से 3280 आएगा। प्लस करो, इज इक्वल टू कितना आएगा? 3280 प्लस 5248। 3280 प्लस 5248 करो कितना आएगा? नहीं 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 नहीं। 1% कितना आता है बेटा? 1% कितना आएगा? 3280 का 1% निकालो, बराबर से निकालना। ये 328 आएगा, 328। आंसर आता है 5576। कोई है क्या जिनने ऐसा कैलकुलेट किया है? कोई है क्या जिनने ऐसा कैलकुलेट किया है? इज द एनीवन जिसने ऐसा कैलकुलेट किया है? क्रेडिट सेल का परसेंटेज लिया है। काय का परसेंटेज लिया है? क्रेडिट सेल का परसेंटेज लिया। कोई है हमारे बीच में? रेज योर हैंड। क्रेडिट सेल का परसेंटेज लिया, कोई है हमारे बीच में ऐसा? अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो। कायदे से डेल क्रेडियर कमीशन शुड बी द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल। मैंने बताया भी था, मैंने खुद पढ़ाया था आपको। डेल क्रेडियर कमीशन शुड बी परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल। बट मैंने उस वक्त ये भी बोला था कि इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। जब डेल क्रेडियर कमीशन कंसेप्ट बनाया गया था तो बोला गया था कि ये क्रेडिट सेल पे रहे। बट आपको नहीं लगता कि अगर क्रेडिट सेल कम रहेंगे तो जो कंसाइनी रहेगा वो हर सेल को क्रेडिट सेल बोलेगा? कंसाइनी हर सेल को क्रेडिट सेल बोलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रेडिट सेल रहेंगे उसका कमीशन उतना ज़्यादा बनेगा। डेल क्रेडियर कमीशन अगर वो ले रहा है तो जितने ज़्यादा क्रेडिट सेल रहेंगे उसका कमीशन ज़्यादा बनेगा, तो कंसाइनी क्या बोलेगा कि हर सेल क्रेडिट सेल है। तो ये झगड़ा ना हो तो हम ना इसको टोटल सेल का परसेंटेज देना चालू कर दिए। डेल क्रेडियर कमीशन में भी हमने कौन सा परसेंटेज देना चालू कर दिए? टोटल सेल का। पहले क्रेडिट सेल का परसेंटेज दिया जाता था, बट कंसाइनी धीरे धीरे होशियारी दिखाता था। वो बोलता था एवरी सेल इज क्रेडिट सेल, सब पे परसेंटेज अपने को डेल क्रेडियर का ही चाहिए, डेल क्रेडियर कमीशन सब पे चाहिए। ऐसा होने लगा, यानी तुरंत कस्टमर माल देके भी जा रहा है तो भी क्रेडिट सेल है बोलता था। तो एक काम करना है, झगड़े का घर पैदा करने से अच्छा है कि भाई डेल क्रेडियर कमीशन भी टोटल सेल पे दे दे। टोटल सेल पे दे दे मतलब नाउ योर डेल क्रेडियर कमीशन विल बी
5%, 4% अगर आप जा रहे हो तो 4% के हिसाब से 4% विल बी एट 1,31,200 का 4%, और 1% विल बी 1% भी जो रहने वाला है वो भी 1,31,200 का 1%। निकाल लो कितना आएगा, ये होगा 5,248, और ये कितना होगा 1,31,200 का 1%। 1,31,200 का 1% निकालो कितना होगा 1312 प्लस टोटल मार लो। नाउ योर आंसर विल बी जो शायद आपने निकाला है 6560। योर आंसर विल बी 6560। ये अगर निकाला होगा किसी ने तो वो गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो डिफिकल्ट है। थेरेटिकली सुनने पढ़ने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली वो डिफिकल्ट है। तो इसलिए मेजरली अब लोग टोटल सेल का ही डेल क्रेडियर कमीशन निकालते हैं, टोटल सेल का ही डेल क्रेडियर कमीशन निकालते हैं। तो डेल क्रेडियर कमीशन मिला के आपका कमीशन होता है 6560। करें एंट्री पास करें इसकी। आई होप आपको कंसेप्ट समझा कि डेल क्रेडियर कमीशन इज द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम टोटल सेल का ही लेते, टोटल सेल का ही लेते। यहाँ क्वेश्चन में वैसे क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई 10 कुकर सोल्ड ऑन क्रेडिट, बट फिर भी परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। कमीशन की एंट्री क्या हो जाएंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दीपक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दीपक। कैलकुलेशन चाहो तो यहीं लिख देना, 1,32,000 इंटू 4% प्लस 1,32,000 एंड 1,31,200 इंटू 1%, दैट इज 6,560। अभी आपने कैलकुलेट किया है, मैंने सिर्फ एंट्री पास किया है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर चुके हो, मैंने सिर्फ यहाँ आकर एंट्री पास किया है। पक्का श्योर, हाँ या ना। बढ़ू आगे यहाँ से। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग दीपक सोल्ड 10 प्रेशर कुकर ऑन क्रेडिट एंड नॉट एबल टू रिकवर सेल प्रोसीड ऑफ 1 प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। मेरे को बताओ, इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, बैड डेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे या कंसाइनी? बैड डेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे या कंसाइनी? बैड डेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे या कंसाइनी, जवाब दो। बैड डेट टू बी रिकॉर्डेड बाय कंसाइनी as del creditor commission is there, del creditor commission paid। बैड डेट हमने रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स कौन रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनी, वो हमारा लुकआउट नहीं है। ये आपके समझने के लिए, ये आपके समझने के लिए कि कल चल के आप जब देखें तो बैड डेट्स एंट्री क्यों नहीं पास किया सर ने। नाउ द लास्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। वी हैव टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो, हाँ या ना? don't we have to, we have to value closing stock। if you want to value closing stock, क्या होंगी एंट्री, जवाब दो। if you want to value closing stock, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर ले लेंगे। मेरे को बताओ कंसाइनर से क्या क्या एक्सपेंसेस पे किए। मैं क्या लूंगा, पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हम क्या लेंगे, 1,60,000 या 1,60,000 माइनस 40,000, क्या लगता है क्या लेंगे हम, 1,60,000 लेंगे ना, 40,000 जो प्रॉफिट है वो अलग से रिवर्स करेंगे, जो प्रॉफिट है वो अलग से रिवर्स करेंगे, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, बट यहाँ तो सेलिंग प्राइस पे ही होगा ना, यहाँ तो इनवॉइस प्राइस पे ही होगा, प्रॉफिट अलग से रिवर्स होगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलने की जगह, कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलने की जगह मैं अगर मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस बोलूँ तो चलेगा, मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस बोलूँ तो चलेगा, मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस बोलूँ तो चलेगा क्या, हाँ या ना? तो मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस, मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस 1,60,000 है। कंसाइनी ने मेरे ख्याल से, कंसाइनर ने एक खर्चा पे किया था 4,000 रुपये का, जो शायद पैकिंग से रिलेटेड था। नहीं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कंसाइनी ने पे कर दिया, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 4,000 रुपये। अब जस्ट हेल्प मी विद दैट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, जो कंसाइनी ने पे किया है वो पे किया है दीपक पेड। देखो दीपक ने क्या क्या पे किया है, ये दो खर्चे पे किया है उसने। दीपक पेड 2,100 एज रेंट। आर वी गोइंग टू कंसिडर रेंट, आर वी गोइंग टू कंसिडर रेंट टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक? आर वी गोइंग टू कंसिडर द रेंट, रेंट ऑफ गोडाउन होगा ना वो, रेंट ऑफ गोडाउन, नो। आर वी गोइंग टू कंसिडर द इंश्योरेंस विच इज पेड बाय कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी ने जो इंश्योरेंस पे किया होगा दैट नॉट ट्रांजिट इंश्योरेंस, दैट्स गोडाउन इंश्योरेंस। तो आर वी गोइंग टू कंसिडर दैट, क्या हम वो कंसिडर करेंगे क्या? अगेन द आंसर इज नो, अगेन द आंसर इज नो।
तो बेसिकली इसके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर जीरो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर जीरो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 50 इज 1,64,000। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ 50 1,64,000 है, तो जो माल बच गया, माल कितना बच गया बेटा, माल कितना बच गया, यूनिट्स का कैलकुलेशन कर ले, यूनिट्स का कैलकुलेशन। इट्स बेटर यू डू द यूनिट्स का कैलकुलेशन बिलो वैल्यूएशन ऑफ दैट। तो यूनिट्स का कैलकुलेशन कर लेना। यूनिट्स का कैलकुलेशन कैसा करोगे भाई, 50 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है, 40 का माल सोल्ड है, तो जो 10 यूनिट्स है दैट्स क्लोजिंग स्टॉक। अब 10 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर हमको करना है, 10 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर हमको करना है, तो कैसा करोगे, 1,64,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50, 1,64,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50 करो कितना होता है। 32,800, 32,800। शैल आई पास द एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक 32,800 पे कर दूँ, 32,800 पे एंट्री पास कर दूँ क्लोजिंग स्टॉक की। स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट चलाया हमने 32,800। अब मेरे को बताओ, सिर्फ ये एंट्री पास कर देने से काम चलेगा कि लोडिंग भी रिवर्स होनी चाहिए? सिर्फ ये एंट्री पास, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री पास करने से काम चल जाएगा कि लोडिंग भी रिवर्स होनी चाहिए? जवाब दो। वी शुड ऑल्सो रिवर्स लोडिंग ना, वी शुड ऑल्सो रिवर्स लोडिंग। लोडिंग रिवर्स करेंगे तो एंट्री इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कितना हो जाना है, इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, ये है ना, 2,400 का इनवॉइस कॉस्ट प्राइस है और 3,200 का इनवॉइस प्राइस है। मतलब कितना हो जाएगा, 10%, यानी 3,200 माइनस 2,400 इंटू 10, 3,200 माइनस 2,400 इंटू 10। बोलो हाँ या ना। यस और नो? उसका वर्किंग नोट यहीं इसी के नीचे लिख दिया तो भी चलता है, 8,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट हमने अलग से रिवर्स कर दिया, ये प्रॉफिट हमने अलग से रिवर्स कर दिया, दैट्स इट। बट फिर भी मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया कि प्रॉफिट की एंट्री और सेटलमेंट की एंट्री पेंडिंग है? क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया कि प्रॉफिट और सेटलमेंट आर पेंडिंग? प्रॉफिट एंड सेटलमेंट आर पेंडिंग, प्रॉफिट एंड सेटलमेंट्स आर पेंडिंग। तो प्रॉफिट एंड सेटलमेंट की एंट्री पास करना है अभी हमको, प्रॉफिट एंड सेटलमेंट की एंट्री। अब तो समझ गया ना, अब इजी है, अब इजी है, अब फास्ट हो जाएंगी चीजें आपको। ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री समझी ना, लोडिंग, लोडिंग रिवर्स करने की एंट्री समझी क्या बेटा? यहाँ भी आपको लिख देता, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लोडिंग, लोडिंग। चलो अब फटाफट प्रॉफिट वगैरह निकाल के अकाउंट वगैरह सेटल कर लेते हैं, प्रॉफिट निकाल के अकाउंट सेटल कर लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मैंने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, ठीक है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, तो ध्यान देना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिख देंगे 1,60,000। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मैंने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, कई बार नहीं बनाते बट आज बनाया हमने। ये काय पे रिकॉर्ड हुआ है, इनवॉइस वैल्यू पे। काय पे रिकॉर्ड हुआ है, इनवॉइस वैल्यू पे। मैंने पहले क्वेश्चन में इसलिए भी जानबूझ के बनाकर दिखा दिया कि आपको पता चले कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पता कहाँ से चल जाएंगे हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है उसके बाद में, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो आपको नहीं लगता गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया? देखो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितना है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 40,000, वहाँ डेबिट, ये लोडिंग है, और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देना, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देना 40,000, लोडिंग, वो हो गया ना 1,00,000। बट ये कब होनी चाहिए टेक्निकली, ये एंट्री अभी पास होनी चाहिए कि ईयर एंड पे पास होनी चाहिए? जवाब दो। दिस एंट्री शुड बी पास्ड नाउ और एट ईयर एंड, entry should be passed now or at year end? It has to be passed at year end, it has to be passed at year end। इसको year end पे पास करना है। कब पास करेंगे हम? year end पे, ठीक है। तो जी हाँ या ना?
नेक्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में बैंक अकाउंट नहीं बनाया, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक, आई थिंक आई हैव मेड बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक, दीपक के क्रेडिट में 80,000, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दीपक, कंसाइनमेंट अकाउंट और दीपक अकाउंट दोनों बनाया हुआ है, 2,600, देखो यहाँ यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, दीपक अकाउंट डेबिट, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दीपक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दीपक, ठीक है। दीपक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड सोल्ड, ये सेल कर दिया उसने 1,31,200, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड 1,31,200। देन कमीशन की एंट्री, अगेन कंसाइनमेंट में डेबिट, दीपक में क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दीपक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दीपक, कमीशन, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, एक कमीशन के नाम से। अगला क्या है, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, हमने शायद स्टॉक अकाउंट बनाया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इनवॉइस प्राइस वहाँ डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में बाय स्टॉक 32,000, इसके लिए वर्किंग नोट है, या आप वहाँ से भी ले सकते हो जर्नल से। और लास्ट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में और स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में। ये जो लाल कलर से हाईलाइट कर रखा है हमने, ये लाल कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज लोडिंग ना, वो जो लाल कलर से हाईलाइट कर रखा है, दिस इज लोडिंग, प्रॉफिट रिवर्स किया हमने, प्रॉफिट रिवर्स कर दिया। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये प्रॉफिट रिवर्स करने के बाद अब जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये प्रॉफिट रिवर्स करने के बाद अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे रहा कि कॉस्ट पे आ गया? ये प्रॉफिट रिवर्स करने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस पे रहा कि कॉस्ट पे आ गया, क्या लगता है आपको? इज द प्रॉफिट नाउ एट इनवॉइस प्राइस, और ये आ गया है कॉस्ट पे? कॉस्ट पे आ गया ना, ये 1,60,000 पे 40,000 रिवर्स कर दिया तो वो भी कॉस्ट पे आ गया ना। इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है, ये देख लो, यहाँ पे अगर आप इसको बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 आएगा, दैट्स योर इनवॉइस प्राइस, एंड दैट्स योर कॉस्ट, एंड दैट 1,20,000 गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट, दैट 1,20,000 गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है 1,20,000। सेम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो है जब आप बैलेंस करोगे तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट विल बी समवेयर अराउंड, मेरे ख्याल से कुछ तो भी आएगा आपका 24,800, एंड स्टॉक इज रियल अकाउंट, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ये सब एंट्रीज मैंने पास नहीं किया, ये सब एंट्रीज मैंने पास नहीं किया। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, अरे कर लेंगे, चलो कर लेंगे। ये काय पे हो जाएगा आपका, ये 80,000, ये 80,000 पे कर देंगे, पे कर देंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएंगे, इफ इट इज ऑनर्ड तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इफ इट इज ऑनर्ड। कर दूं क्या ये एंट्री फास्ट पास, प्रॉफिट वगैरह के बाद? ये देखो, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 1,20,000, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 1,20,000। बिल ऑनर, बिल ऑनर की एंट्री भी पास करना है तो कर देना। बिल ऑनर की एंट्री क्या होगी, जवाब दो। बिल ऑनर की एंट्री 13th एंट्री, बिल ऑनर बोलो, फटाफट बोलो। बिल ऑनर की एंट्री क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, चलेगा? और जी हाँ या ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 80,000 का है, 80,000, 80,000, बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड। हाँ या ना? ठीक है, तो ये हो गए, स्टॉक अकाउंट बैलेंस कर लिया, कंसाइनमेंट गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट बैलेंस कर लिया, बिल रिसीवेबल बैलेंस कर लिया, इन दोनों को बैलेंस कर लो, ये दो तो मेन कल्प्रिट है ना जिसके लिए हमने ये सब बनाया है। करो बैलेंस करो, कितना आ रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट 22,480, 22,480,
वहाँ डेबिट कंसाइनमेंट, इसकी एंट्री क्या हो जाएंगी? द एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, ये ईयर एंड पे है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट 22,840। और लास्ट में कंसाइनी का अकाउंट बैलेंस कर लो। कंसाइनी का अकाउंट बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर वो सेटल कर देगा, ये मान लो। $42,040 बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक, बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक, बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक 42,040। अब मैं बताऊं कि आप में से कई बच्चों के दिल में एक सवाल उठ रहा होगा, सर हमने इतनी मेहनत की है ताकि हम प्रॉफिट रिवील ना करें, हमने इतनी मेहनत की है ताकि हम कंसाइनी को प्रॉफिट रिवील ना करें, बट सर यहाँ तो प्रॉफिट दिख रहा है ना, सर यहाँ तो प्रॉफिट दिख रहा है ना, हाँ या ना? तो हमारी तो मेहनत पूरी पानी में, हमारी मेहनत तो पूरी पानी में ना, यस और नो? ओ जी हाँ या ना? बात समझो, जब मैं कंसाइनी को स्टेटमेंट भेजूंगा, बात समझो, जब मैं कंसाइनी को स्टेटमेंट भेजूंगा तो ये स्टॉक रिजर्व जो है ये लिखे हुए रहेंगे कि नहीं लिखे हुए रहेंगे? जो लाल कलर वाले लोडिंग है वो लिखे रहेंगे कि नहीं लिखे रहेंगे? जवाब दो। जब मैं कंसाइनी को स्टेटमेंट भेजूंगा तो वो लोडिंग लिखे रहेंगे या नहीं लिखे रहेंगे? वो लोडिंग के अमाउंट लिखे हुए नहीं रहेंगे, वो लोडिंग के अमाउंट लिखे हुए नहीं रहेंगे। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, वो लोडिंग के अमाउंट लिखे हुए नहीं रहेंगे। अगर वो लोडिंग के अमाउंट लिखे हुए नहीं रहेंगे, अगर वो लोडिंग के अमाउंट लिखे हुए नहीं रहेंगे तो आपको नहीं लगता प्रॉफिट की जगह उलट लॉस दिख रहा है 9,160 का? प्रॉफिट की जगह उलट लॉस दिख रहा है 9,160 का, बोलो हाँ या ना? तो इस तरीके का स्टेटमेंट उसको भेजा जाता है, उसको मतलब नहीं है, तो देख ये स्टेटमेंट है, बट यस एक्चुअली द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर इन दिस मैनर। स्टेटमेंट इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। छाप लो, नहीं छापो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, ये वाला पहले छापो। 1 से 4 तक जर्नल एंट्रीज आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? 5 से लेके 8 तक जर्नल एंट्रीज आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। 9 से 13 तक जर्नल एंट्रीज आपके सामने है। 1 मिनट में टोटल भी दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। 9 से लेके 13 तक के एंट्रीज आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? कंसाइनर के बुक्स, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ये जो है अगर लिखना है यहाँ तो इसके ऊपर में लिख देते हैं हम दोबारा से, इन द बुक ऑफ कंसाइनर, इन द बुक ऑफ समीर लिमिटेड। कम ऑन, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट एंड स्टॉक अकाउंट आपके सामने, टेक द स्क्रीनशॉट। दीपक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। रुक जाओ, एक फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेम में लाने के इस चक्कर में गड़बड़ कर दिया। यूनिट्स का कैलकुलेशन बचा हुआ है ना, यूनिट्स का कैलकुलेशन शिफ्ट होता है क्या? हाँ लो लिख लो, यूनिट्स का कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए शिफ्ट करके ऊपर ला दिया है ताकि पूरा आंसर एक पेज पे आ जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट? क्लास, इस सब क्वेश्चन में एक चीज और बोली हुई थी, इस सब क्वेश्चन में एक चीज आपसे और एक्सपेक्टेड थी क्या? देखो यहाँ ध्यान दो। ए पॉइंट है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ समीर, दैट इज कंसाइनर। प्रिपेयर ऑल द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ समीर, अगेन दैट इज कंसाइनर। तो हम ये दो एंट्री पास कर चुके हैं, हम ये दो हरकत कर चुके हैं, ये समीर लिमिटेड के बुक्स में ये एंट्री पास कर चुके हैं। बट आपको नहीं लगता लास्ट वाला, प्रिपेयर ऑल लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दीपक,
हमको दीपक के बुक्स में एंट्री पास करना है, दैट्स पेंडिंग। दीपक के बुक्स में एंट्री पास करना है, दैट्स पेंडिंग। एंट्री नहीं, रादर लेजर अकाउंट बनाना है, एंट्रीज नहीं, लेजर अकाउंट बनाना है। बनाए दीपक के बुक्स में? दीपक यानी कौन है, कंसाइनर है या कंसाइनी है? जवाब दो। दीपक कौन है, कंसाइनर है या कंसाइनी? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। दीपक बोले तो कंसाइनी, दीपक यानी कि कंसाइनी, दीपक मतलब कि कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी के बुक्स में एंट्री पास करें। कंसाइनी के बुक्स में एंट्री पास करते वक्त हम रिवर्स रिवर्स वाला इफेक्ट देखेंगे, आई मीन कंसाइनर की बुक से बनाएंगे कि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे? आर वी गोइंग टू यूज कंसाइनर की बुक या पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे? अपन पूरा पढ़ेंगे और वही ट्रांजैक्शंस लेंगे जिसमें वो इन्वॉल्व है, वही ट्रांजैक्शंस लेंगे जिसमें वो इन्वॉल्व है। चलो आ जाओ, शुरू करें? हाँ या ना मेरे साथ? बस 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 कंसाइनी की एंट्रीज पास कर लेते हैं, फिर हम ये लेक्चर को रोक देंगे यहीं। शुरू करें क्या? करें क्या? हार्डली इट विल टेक 6-7 मिनट्स, ज़्यादा रहती नहीं उसकी बुक्स में एंट्रीज, ज़्यादा बुक्स में एंट्रीज नहीं रहती। करूँ क्या बेटा शुरू? ठीक है, सभी सभी लोग मदद करेंगे ना मेरी अच्छे बच्चों की तरह? समीर लिमिटेड फॉरवर्डेड ऑन, हम दीपक है, अभी हम दीपक है, हम समीर नहीं है। हम कौन है? दीपक। Samir Limited forwarded on 1st December 2014 50 pressure cooker to Deepak of Nagpur to be sold on behalf of Samir. The cost of one pressure cooker is 2400 but the invoice price was 3200। मेरे को बताओ यहाँ से लेके ये इन्फॉर्मेशन हमारे कोई काम की है क्या? ये हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? ये हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? जवाब दो। क्या ये हम रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नो, हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समीर लिमिटेड इनकर्ड, अच्छा समीर यानी अगर कंसाइनर इनकर्ड 4000 फॉर प्रेट, ये भी हमारे कोई काम की नहीं है, ये भी हमारे कोई काम की नहीं है क्योंकि वो समीर ने किया है। अब यहाँ से हमारा मैटर शुरू होता है। दीपक रिसीव द कंसाइनमेंट ऑन 14th December 2014 एंड एक्सेप्टेड अ 3 month ड्राफ्ट। अब हमने 3 महीने का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया है, तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल बिल पेएबल। हमने ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, हमारे लिए बिल रिसीवेबल बिल पेएबल, बिल पेएबल। बिल पेएबल है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? बिल पेएबल है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? बिल दीपक यानी समीर अकाउंट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, समीर अकाउंट के डेबिट में और बिल्स पेएबल के क्रेडिट में। बिल ड्रॉ ऑन एंड एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट किया है फॉर 80,000 यहाँ तक, ठीक है। दीपक पे 2100 एंड 500 एज द इंश्योरेंस चार्जेस, यहाँ तक ये भी पे किया, हमने पे किया, हमने पे किया है, खर्चा पे किया है जो हमको कंसाइनी से वसूल, कंसाइनर से वसूलना है। तो हमारे लिए दीपक विल बिकम रिसीवर और जेब से पैसा गया, दीपक रिसीवर ऑफ उधारी और रेंट और इंश्योरेंस का इतना पैसा हमारे जेब से गया, रेंट और इंश्योरेंस का इतना पैसा हमारे जेब से गया। जमेगा यहाँ तक? हाँ या ना? ओ जी यस और नो? यहाँ तक हो गया। On 31st March 2014, we had disposed of 40 pressure cooker at 3280। बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। अब जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। 40 प्रेशर कुकर है, 40 प्रेशर कुकर बेचे टोटल, जिसमें से आपको नहीं लगता कि 10 प्रेशर कुकर क्रेडिट पे बेचे? 40 प्रेशर कुकर टोटल बेचे जिसमें से 10 प्रेशर कुकर क्रेडिट में बेचे। तो जो पैसा मिलाया मैंने वो पूरे 40 का मिलाऊंगा कि 30 का ही मिलाऊंगा? जो पैसा मिलाऊंगा वो पैसा पूरे 40 का मिलाऊंगा कि 30? क्योंकि घाई घाई में आप गड़बड़ करोगे यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ घाई घाई में गड़बड़ करोगे। भूलना मत, 40 हमने बेचे हैं, 10 क्रेडिट पे बेचे हैं। तो जब हमको पैसा मिला है यानी हम बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक जब एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ये इनकम हमारी नहीं है दीपक की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जब दीपक हम एंट्री पास करेंगे, हाँ बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक हम जब ये एंट्री पास करेंगे तो हम यहाँ 30 इंटू 380 लेंगे। 30 इंटू 380 कितना होने वाला है? जवाब दो। वाई 30? क्योंकि 30 कैश में बेचा और 10 क्रेडिट में बेचा तो वो डेटर्स हो जाएगा। बेटा 30 कैश में बेचा और 10 क्रेडिट में बेचा, ये समझा है क्या? 30 कैश में यानी चेक किया कैश जिसके पैसे आ गए, और 10 क्रेडिट में बेचा, ये समझा है क्या बेटा? यहाँ गड़बड़ नहीं करने का एग्जाम में। वहां क्रेडिट, वहां क्रेडिट, बैंक अकाउंट में डेबिट, बैंक हमने नहीं बनाया। डेटर्स में क्रेडिट, बट डेटर्स अकाउंट बनाया हमने, तो डेटर्स अकाउंट में डेबिट कर देना 3280, 3280। भाई पूरा माल क्रेडिट नहीं है,
पूरा माल कैश नहीं है, कुछ कैश है और कुछ क्रेडिट है। आई होप यू गॉट दैट। क्वेश्चन में एक्सीडेंट पॉइंट समझ में आया। कंसाइनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये फर्क कंसाइनी को पड़ता है क्योंकि वसूली कंसाइनी को करनी है। कंसाइनर के लिए क्या है, सब पूरे पैसे दीपक से ही लेने थे, ठीक है, इसलिए वो 10 प्रेशर कुकर की इंफॉर्मेशन दी थी ताकि कंसाइनी में हम सही पास कर पाए। एंड दीपक इज एंटाइटल टू गेट अ 5% कमीशन इंक्लूडिंग डेल क्रेडियर कमीशन। तो मेरे को बताओ 4% ऑर्डिनरी है, 1% डेल क्रेडियर है। आपको नहीं लगता दोनों का वैल्यूएशन कैश क्रेडिट पे होगा कि टोटल सेल पे होगा? कैश सेल, क्रेडिट सेल या टोटल सेल, क्या लगता है? कैश सेल, क्रेडिट सेल या टोटल सेल? इट विल बी वैल्यूड एट टोटल सेल, इट विल बी वैल्यूड एट टोटल सेल, नॉट कैश नॉट क्रेडिट, टोटल सेल पे वैल्यू करेंगे। काय पे वैल्यू कर देंगे हम उसका वैल्यूएशन? विल वैल्यू इट एट टोटल सेल, वी विल वैल्यू इट एट टोटल सेल, टोटल सेल पे वैल्यू करेंगे। टोटल सेल पे वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कमीशन नाम की इनकम है, दीपक से रिसीवेबल है, एंट्री क्या हो जाएंगी, दीपक अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1,31,200। अच्छा सर ये 1,31,200 कहाँ से लाया? ये दोनों मिला के 1,31,200 बनता है, 1,31,200 बनता है, ठीक है। 1,30,000 इसको इनर आउटर में लिखे क्या, ऐसा ऐसा लिखे क्या अपन? इनर आउटर मेंटेन करते ताकि गड़बड़ ना हो। $1,31,200 का 4% प्लस 1,31,000 का 1%, डेल क्रेडियर कमीशन निकाल लो, कितना आ रहा है वो? 6,560। दीपक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, मैंने कमीशन नहीं बनाया बट मैंने प्रॉफिट अकाउंट बनाया, तो प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में लिख दूं, चलेगा ना? अल्टीमेटली कमीशन प्रॉफिट में ही क्रेडिट होगा, अल्टीमेटली कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, हाँ या ना? ठीक है। लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, 10 प्रेशर कुकर वॉज ऑन क्रेडिट एंड नॉट एबल टू रिकवर सेल प्रोसीड फ्रॉम 1 प्रेशर कुकर। तो बेटा 10 का नुकसान हो गया कि 1 का नुकसान है? बैड डेट्स पूरे 10 प्रेशर कुकर का है कि 1 प्रेशर कुकर का है? 1 का है, वो भी 3,200। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो लॉस है, ये लॉस हम दीपक के मत्थे मारेंगे कि खुद उठाएंगे? ये लॉस हम दीपक के मत्थे मारेंगे क्या? मतलब दीपक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स? क्या लगता है, दीपक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स? जवाब दो, दीपक टू डेटर्स या बैड डेट्स टू डेटर्स? कम ऑन फास्ट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बैड डेट्स डेबिट पी एंड एल के डेबिट में लिख देंगे हम 3280, वहां डेबिट डेटर्स के क्रेडिट में, एक कुकर है 3280 का, हो गया ना। बैलेंस अकाउंट्स, ये मान लो ये ऑनर हो गया है, ये ऑनर हो गया, ऑनर, अगर ये ऑनर हो गया है, इसको ऑनर ऊपर ले लेते हैं, पड़ेगा, वो ऑनर हो गया है। डेटर्स का जो अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट हमने रिकवर कर लिया होगा क्योंकि उसने ये बोला ना एक ही बैड डेट से मतलब बाकी सब रिकवर्ड है, एक बैड डेट से मतलब बाकी सब रिकवर्ड है बैंक के नाम से। प्रॉफिट कितना है आपका, नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 3280, सब सेम ही आ गया, वो इत्तेफाक है, ठीक है। जितना कमीशन उतना, जितना बैड डेट्स उतना वो सिर्फ महज एक इत्तेफाक की वजह से है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो, रिसीवेबल पेएबल निकाल लो, कितना आ रहा है? भाई साहब से रिसीवेबल आ रहा है 40, नहीं पेएबल है, सॉरी पेएबल है, पेएबल है, क्रेडिट बैलेंस था तो हमने पे कर दिया, बैलेंसिंग फिगर सेटल कर दिया। देख लो, लिख लो, कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया है लेके स्क्रीनशॉट, या पॉज करके लिख रहे होंगे तो आप पॉज करके लिख ले। क्या लगता है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कुछ अलग है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही है? इनवॉइस प्राइस पे अगर भेजा तो हमको सिर्फ प्रॉफिट रिवर्स करना है, इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो हमको सिर्फ प्रॉफिट रिवर्स करना है, बाकी सारी चीजें वैसी चीज जैसी कॉस्ट पे होती है, सिर्फ अलग से प्रॉफिट रिवर्स करना है। उसका लॉजिक भी है, इनवॉइस प्राइस पे इसलिए भेज रहे हैं कि वो हमारा जो कंसाइनी वो हमारे सर पे ना बैठ जाए।
हमारा ही पेट पे लात मार के ना भग जाए वो, ठीक है? हाँ या ना? ओ जी, यस और नो? एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आई लाइक यू गाइस टू ट्राई दैट वंस, आई वुड लाइक यू टू ट्राई इट वंस, एक बार ट्राई करो. We'll discuss that in our next lecture, problem number 9 as well as problem number 10. Those who want to take the screenshot, they can take the screenshot. नहीं तो notes है ही आपके notes section में upload हो चुके हैं, download कर सकते हो. Screenshot ले लिया इसका, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 10, जिसके अंदर में नॉर्मल लॉस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है. अब एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस संभाल लिया हमने, तो हमारा मैटर खत्म हो जाता. ले लो इसका भी एक स्क्रीनशॉट. हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है. 9-10 होमवर्क है आपको नेक्स्ट क्लास के लिए. मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर डेलक्रेडियर कमीशन पेपर में टोटल सेल पे ही करेंगे क्या? हाँ, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल पे लेना, नहीं तो टोटल सेल पे. क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है विल ओवर साइड या सुपरसीड द जनरल प्रिंसिपल, ठीक है? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो टोटल सेल पे दिया है, तो जो क्वेश्चन में दिया है उस पर फिर दिमाग मत लगा के आना कि कृष्णा सर ने पढ़ाया था वगैरह, नहीं. आई होप जमता है यहाँ तक. वी विल स्टॉप फॉर द डे, आज के लिए यहीं रुकते हैं. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर. लाइव वाले रुकना, एक बार बात करनी है आपसे. कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार चैट में नो डाउट लिख दो. कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज एक बार चैट में नो डाउट लिख दो. नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट. चलो बाय बाय, सी यू.